नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहे रिफाइनरी में लगे आग की। साथियों, आप सभी को यह तो ज्ञात है कि हाल ही में गल्फ में जिस तरह के हालात मचे हैं उसके चलते तेल की आपूर्ति बाधित है। देश भर में तेल और गैस की किल्लतें पैदा हो रखी हैं और ऐसे में राजस्थान की रिफाइनरी निश्चित ही यहां पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बनकर आने वाली थी। बहुत लंबे समय से रिफाइनरी बन रही है, उसका एग्जीक्यूशन होना था, प्रधानमंत्री को आज के दिन उद्घाटन होना था, लेकिन उनके आने से पहले ही, एक दिन पहले ही, कल वहां पर आग लगती है और आग इतनी भीषण कि प्रधानमंत्री के आने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है। दो बड़े सवाल। पहला, जिस जगह इस रिफाइनरी को चालू होना था, क्योंकि अब तो ये बनकर तैयार हो चुकी थी, 92% के आसपास काम हो गया बताया गया है, कहा जा रहा है कि यहां पर ये आग लगने का जो मसला है ये किसी की साजिश तो नहीं। ऐसा सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह जगह मात्र पाकिस्तान बॉर्डर से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, प्रधानमंत्री जिस जगह जा रहे हैं वो देश के लिए एक ऐसी यूनिट बनने जा रही है जो पेट्रोल और डीजल की किल्लत को आने वाले समय में निश्चित ही प्रभावी रूप से काउंटर करेगी, यानी कि आने वाले समय में बड़ी उपयोगी साबित होगी। तो क्या कोई देश विरोधी तत्व एक्टिव हो गया? तीसरा, क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी है वो उससे एक दिन पहले, जब पूरी हाईटेक सिक्योरिटी राजस्थान में थी, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री का जब दौरा हो रहा है तो सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर है और जब बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हो तो सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से रखा जाता है। ऐसे में अगर ये स्थिति बनी है तो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ होगा, कि यानी कि जब रिफाइनरी चालू होने वाली है, जिस दिन इसको शुरू होने वाला है, उससे पहले यह हादसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो। बड़े सवाल खड़ता है। अग्निशमन के माध्यम से इस आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग के काबू होने के साथ बहुत सारे सवाल अभी भी जलते हुए ज्वलंत उपलब्ध हैं। यह जगह प्रधानमंत्री के आने वाली जगह से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। रिफाइनरी में यह आग का मसला पूरी तरह देश में हेडलाइन बना है, पचपरदा रिफाइनरी का मामला। आइए इस पूरी कहानी में कारण जो रहे, सिक्योरिटी फेलियर हो या फिर कोई साजिश, इन सभी विषयों पर आज के सेशन में जिक्र करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ना शुरू करिए। साथियों, 20 अप्रैल दोपहर 2 बजे पचपदरा रिफाइनरी जो कि बाड़मेर में है वहां पर आग लगती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इसी रिफाइनरी के लोकार्पण के लिए होने वाला था। 21 अप्रैल को यह लोकार्पण होने जा रहा था। 80,000 करोड़ की लागत से यह रिफाइनरी बनी है। 79,450 करोड़। अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कारण इसलिए क्योंकि यह रिफाइनरी जब शुरू हुई थी, जब सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी के काल पर इसका जब शिलान्यास किया था, तब इसकी रेट 40,000 करोड़ से कम थी और बनते बनते ये 80,000 करोड़ तक पहुंच गई। 40,000 करोड़ जो पैसा है वो इसमें यूं ही बहा दिया गया है। एचपीसीएल और भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में बनी हुई यह रिफाइनरी, इसका उद्घाटन होने तक की जो पूरी कहानी है वो भी हम चर्चा में लेकर आएंगे। लेकिन आप इस न्यूज से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर जहां तक सीएम ये कह रहे थे कि औद्योगिक उत्कर्ष का ऐतिहासिक क्षण है, पेट्रो स्टेट के लिए हम निर्णायक भूमिका लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने से पहले पूरी तरह सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है कि राजस्थान में कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, आउटलेट, कटलेट सब लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के लिए बाड़मेर के अंदर जबरदस्त तैयारी चल रही है, लोगों को बुलाया गया है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को इस तरह दिखाना चाहती थी कि राजस्थान ने रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा मिशन अचीव कर लिया है। राज्य सरकार की बात माने तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार मिलने वाला था, यानी कि रिफाइनरी में केवल क्रूड ऑयल ही रिफाइन नहीं होता, अपितु रिफाइनिंग के बाद में भी जो और चीजें बचती उनसे भी बहुत सारे रोजगार के लिए उद्योग धंधे लगने वाले थे। उनकी अनाउंसमेंट यहां होनी थी और यहां पर बड़ी सारी भीड़ के आने के इंतजामात थे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से माने तो यह खबर कल दोपहर जब हुई तो शाम 5:30 बजे अनाउंस होकर आई कि इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के चलते प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। यह रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल और राज्य सरकार की मिलकर के की गई रिफाइनरी थी। इस रिफाइनरी को 2013 से लेकर 13 सालों में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लागत बढ़कर के जस्ट डबल हो चुकी है। अब इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन की भी चर्चा कर ली जाए। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जिले के अंदर मंगला नामक ऑयल रिजर्व में, ऑयल फील्ड में ऑयल की प्राप्ति हुई थी, क्रूड ऑयल मिला था। तो फिर वहीं पर ही रिफाइनरी के भी लगाए जाने की जरूरत महसूस होने लगी कि तेल का प्रचुर भंडार मिला है, तो उसे अगर यहीं से रिफाइन किया जाएगा तो मंगला ऑयल फील्ड से निकले तेल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी लगाए जाने की मांग उठी। लेकिन रिफाइनरी केवल अपने ही तेल को जो निकल रहा है कुएं से उसी को रिफाइन करे,
इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि जहाँ से भी हम क्रूड मंगाते ही हैं, क्योंकि भारत क्रूड इंपोर्ट करता है और रिफाइनरी लगा के चलता है, तो बोले हम क्रूड भी इंपोर्ट करेंगे तो गुजरात के तट से जो हमारे पास गल्फ देशों से चला हुआ क्रूड है उसे गुजरात से लेकर यहाँ तक लाया जाएगा और उस तेल को, क्रूड को यहाँ पर रिफाइन कर लिया जाएगा और उस रिफाइन हुए क्रूड से भी देश के अंदर सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी। मतलब सिंपल था कि इस रिफाइनरी से केवल राजस्थान का ही ऑयल रिफाइन नहीं होना था, अपितु देश के किसी भी कोने से यहां तक क्रूड पहुंचाया जाए, उसे रिफाइन किया जा सके, इस तरह का बनाया गया था। और इस तरह का था कि हैवी क्रूड ऑयल जो होता है, जैसे कि ईरान का क्रूड ऑयल हल्का है लेकिन वेनेजुएला का हैवी है, तो हैवी क्रूड ऑयल को भी ये बढ़िया तरीके से रिफाइन कर सके, इसलिए एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी का बनाया गया था, जहां पर क्रूड ऑयल को बढ़िया तरीके से डिस्टिल करने के लिए व्यवस्थाएं रखी गई थी। ठीक है साहब, इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो कैपेसिटी थी वो 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की मतलब कैपेसिटी विकसित की जा रही थी इस रिफाइनरी के अंदर। इस रिफाइनरी में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एचपीसीएल है उसका 74% हिस्सेदारी था और 26% राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। ये आपके सामने कुछ फैक्चुअल डेटा है कि किसका कितना परसेंट हिस्सेदारी था। कच्चा तेल निकाल करके उसे जरूरत के सामानों में, फिर चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, जेट फ्यूल, केरोसिन, प्लास्टिक, इन सब में बदलने का काम यहां पर होना था। तो रिफाइनरी होती क्या है? रिफाइनरी क्रूड ऑयल को, यानी कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, काला तेल जो है, उसे पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन इनमें बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो रिफाइनरी के मशीनरी होती है और इसको काम कैसे लिया जाता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका इस तरह से समझिए कि यहां पर जो क्रूड ऑयल होता है उसे बहुत ज्यादा उबाला जाता है। आसान तरीके से समझिए कि जिस तरह से मक्खन से घी बनाने का प्रक्रिया है, कुछ वैसी प्रक्रिया है कि क्रूड ऑयल को उबाल करके इसको गर्म करके अलग अलग टेम्परेचर पे इससे अलग अलग बाई प्रोडक्ट निकाल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो यहां पर डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में बहुत से लेवल पर इसे बॉयल करके डिस्टिलेशन प्रक्रिया को ऐसे करने का इस व्यवस्था है कि क्रूड ऑयल को गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर चीजें अलग अलग होती चली जाएंगी। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, प्रभाजी आसमान, जिसके माध्यम से प्रोपेन, ब्यूटेन को अलग करना, पेट्रोल को अलग करना, केरोसिन को अलग करना, डीजल, हैवी फ्यूल, वैक्सेस, बिटुमिनस, इन सब को अलग करने के प्रोसेसेस यहां पर बनाए जाते हैं जो अलग अलग यूजों में आते हैं। रिफाइनरी की जो गैस है वो आपके घर में पेट्रोलियम एलपीजी गैस के रूप में यूज हो जाती है, पेट्रोल गाड़ियों में, तमाम प्रकार के यूटिलाइजेशंस यहां पर होते हैं। ठीक है साहब, तो इस पचपदरा रिफाइनरी के अंदर ये सब काम होने थे। पेट्रोलियम, ये जो पचपदरा रिफाइनरी है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से इसलिए भी रही है कि ये एक राजनीतिक गैर सूझबूझ का नतीजा रही। इसलिए क्योंकि 2013 में जब इसका उद्घाटन हुआ था, असल में क्या हुआ था, 2004 के अंदर बाड़मेर के मंगला के अंदर ऑयल फील्ड निकला था, 2009 में यहां से तेल निकलना शुरू हुआ, 2013 के अंदर तब का तत्कालीन यूपीए सरकार ने, अशोक गहलोत जी की जब राज्य सरकार थी, उस समय पर यह तय किया कि चलो भाई यहां पर रिफाइनरी लगाते हैं। रिफाइनरी प्रोजेक्ट के मॉडल में एचपीसीएल को 74% और राज्य सरकार को 26% हिस्सेदारी बनाते हुए ज्वाइंट वेंचर रखा गया और तय हुआ कि 37,000 करोड़ रुपए की यहां पर लागत आएगी। टारगेट किया गया कि 2017-18 तक रिफाइनरी चालू हो जाएगी। लेकिन फिर यहां पे सरकार में बदलने का दौर चलना शुरू हुआ। अगली बार सरकार वसुंधरा राजे जी की आई, उन्होंने सरकार में तय किया कि नहीं, यहां पर प्रोजेक्ट के अंदर सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट, रिटर्न्स की कम आशंकाएं हैं, तो इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। तो ये काम बैक बर्नर पर चला गया। इस बीच में केंद्र में बीजेपी सरकार आ जाती है। बीजेपी सरकार आती है तो वहां पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तय होता है कि चलो इसको कुछ से शुरू किया जाए। 5 साल देर हो जाता है, 2013 का काम 2018 तक पहुंच जाता है। 2018 में 16 जनवरी 2018 को फिर से इसका कार्यक्रम शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आते हैं। इसकी लागत तय की जाती है 43,000 करोड़ रुपए, पहले 37 थी, 43,000 करोड़ रुपए तय की जाती है। ये उस समय तो 2 बार इसका एक तरह से शिलान्यास पहले हो चुका है। फिर 2018 में ये हुआ, 2019 में कोविड सर आ गए, तो भाई साहब कोविड आ गया और कोविड ने आकर के इस काम को और बुरी तरह से ठप कर दिया। 2021-22 में कोई काम ही नहीं हुआ। फिर 2023 में जाकर के राजस्थान में भजनलाल सरकार आती है। फिर सरकार यहां पर मूल्यों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और कहती है कि साहब इसके अंदर तो लागत 79,000 करोड़ रुपीस आएगी। और इस प्रकार से यहां पर लगातार कीमत का यह ग्राफ देखा गया। 2023 में 72,000 करोड़ था, 2025 में, यानी कि सरकारें बदलती गई, कीमत बदलती गई। पहले सरकार बदलती है, फिर कीमत, फिर सरकार बदलती है, फिर कीमत, फिर सरकार बदलती है, फिर कीमत। इस प्रकार से कीमतों के अंदर परिवर्तन होता चला गया।
अब चर्चा ये थी, जो सोचने वाली बात थी 2018 में बन जाने वाली रिफाइनरी 2026 तक आते आते 92% पूरी हुई थी और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आने वाले थे। इस रिफाइनरी की बहुत सारी खासियतें बताई गई थी। कहा जाता था कि यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसको नेल्सन इंडेक्स पर 17 अंक मिले हैं, यानी कि बेहतरीन रिफाइनरी बताई गई। इसके साथ साथ यहां रहने वाले लोगों के लिए ग्रीन योजनाएं बनाई गई, रहने के लिए कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट्स इसके अंदर लगाई गई, 13 कुल प्रोजेक्ट यूनिट थी। इसके अंदर 9 तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स थे, 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट्स थे, जिनकी वजह से ये सारा काम होना था। यहां पर मतलब प्रॉपर तरीके से परियोजना को बहुत रिफाइन किस्म का बनाया गया था। मतलब ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ थे। BS6 जो ऑयल डल रहा है उसके मानक का ईंधन बनाए जाने की तैयारी थी। इस रिफाइनरी के अंदर कई प्रकार, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, उसके अलावा भी अन्य चीजों को साथ साथ बनाने की तैयारी थी। तो एक प्रकार से समझिए कि इस ऑयल रिफाइनरी में बहुत सी चीजों की तैयारियां की गई थी। रिफाइनरी की क्षमता के बारे में 9 मिलियन टन सालाना कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता थी। 2 मिलियन टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था। 7.5 मिलियन टन का कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जाना तय था। 1.5 मिलियन टन कच्चा तेल राजस्थान में प्रोडक्शन से यूज होना था। यानी कि सब कुछ तय था। बस इसी के अंदर अभी की जो चर्चा बनी वो मैंने आपके सामने रखी कि इस क्रूड ऑयल में इंपोर्ट का भी योगदान होना था और उस इंपोर्ट से भी रिफाइनिंग प्रोसेस फास्ट होने थे। लेकिन इसी बीच में जो केस है वो आपके सामने पहुंचता है। ठीक है साहब, तो देश की हाईटेक रिफाइनरी जिसको नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में 17 अंक मिले हों, वो रिफाइनरी आग के हवाले हो जाती है। ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है कि भैया इतने अच्छे मानक थे तो फिर इस तरह की दिक्कत क्यों आई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्रेसर, 800 टन का कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ था। कूलिंग प्लांट, इसके इतने बड़े बड़े कूलिंग प्लांट लगे हुए थे। तो फेलियर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी आप बना रहे हो तो उस वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी में चिंगारी से आग लग गई। बोले तेल में आग तो चिंगारी से लगेगी, आग तो आग से लगेगी ना, लेकिन वो चिंगारी भी कैसे पैदा हुई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट दो इसकी महत्वपूर्ण यूनिट थी। उसमें कहा गया कि क्रूड ऑयल का जो रिफाइन करने का काम जो 2 यूनिटों में होता था, उसमें से ही क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर पता चलता है कि कहीं पर कोई चिंगारी आ गई, उससे ये आग निकल गई। अब ये वाली बात जो दोपहर 2 बजे दोनों यूटिलिटी मशीनों को प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही थी और जब टेस्टिंग होने लगी तो उसके अंदर घर्षण हुआ और घर्षण हुआ तो चिंगारी उठी, चिंगारी से आग लग गई और फिर आग को कंट्रोल करने के लिए 2 घंटे लगे। इस समय जब प्रधानमंत्री का दौरा होना है तो बहुत हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही थे, अग्निशमन वगैरह सब बढ़िया तरीके से आए हुए थे। उन्होंने पूरी मेहनत से इसे 2 घंटे में जाकर के कंट्रोल किया। तो कुल मिलाकर के ये घटना एक इस प्रकार की घटना है कि अगर ये कंट्रोल नहीं होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लगभग 10,000 करोड़ के नुकसान की आशंका थी। राज्य सरकार ने इसके लिए जांच बिठा दी है। राज्य सरकार की तरफ से मतलब जांच तो बैठनी थी। सबसे बड़ा बात है कि यह सवाल सुरक्षा, देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, देश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे जुड़ा हुआ है। इस पर फिर प्रतिक्रियाएं आने का दौर शुरू हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। संवेदनाएं व्यक्त की गई, संतुष्ट, मतलब इस तरह की सब चीजें इसके अंदर चलती रही। कुल मिलाकर के सवाल यह है कि ये सिक्योरिटी ग्लिच ना हो, विशेष रूप से तब जब पूरे देश को तेल की अत्यंत आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब खाड़ी में जो हालात मचे हुए हैं। क्या देश विरोधी ताकतें ही तो इस तरह का काम नहीं करना चाह रही थी? इस एंगल को जरूर तलाशा जाए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात को तलाशे, NIA तलाशे कि कहीं कोई आतंकवादी कृत्य तो नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में तेल की किल्लत को और बड़ा कैसे बनाया जाए, यह भी तो एक प्रयास हो सकता है। तो ऐसे में जब इसकी सुरक्षा ऑलरेडी CISF के पास थी और फिर भी सिक्योरिटी के अंदर कोई मिसमैच हो गया हो, तो ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं। अब चाहे इनके पीछे कोई छोटा सा ही माइनर मिस्टेक टेक्निकल रहा हो, लेकिन प्रश्न अपनी जगह यथावत बने रहेंगे। ये बात से पहले एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें ये चर्चा थी कि देश की रिफाइनरियों को पूरी तरह से सुरक्षा के तरह से रखना चाहिए। इस ट्वीट की मतलब इस ट्वीट के चलते लोगों को और डर बैठ गया कि यार ये तो पहले से चर्चा चल रही थी। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक ऐसी ही जगह पर आग लग गई थी। तो ऐसे में अब मतलब चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल यह है कि रिफाइनरी कब तक वापस शुरू होगी? तो साहब 4 महीने तक का समय लग सकता है आने वाले समय में। तो इसका मतलब ये कार्यक्रम और स्थगित हो गया और देश, राज्य की जो जरूरतें थी वो पीछे की तरफ सरक गई। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।